फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके रीट के एग्ज़ाम के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 27 फरवरी को, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के ही क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये क्लास आप सभी के एग्जाम के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको इन क्लासेस की PDF चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फर्स्ट कमेंट पिन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट PDF होती है, इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन दे रखा है आपको हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, डेविड वेसलर, एरिक एरिक्सन। देखिए अगर हम मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें, बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात करें, तो इसको जो है किसने प्रतिपादित किया था, हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, इनका क्या कहना था कि जो बुद्धि होती है वो एक प्रकार की नहीं होती है बल्कि कई प्रकार की होती है। ठीक है, और इन्होंने जो है टोटल बुद्धि के कितने प्रकार बताए, तो 8 इन्होंने प्रकार बता रखे हैं। कि जो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा प्रकार जो है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बताया गया है, कौन सा प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा नहीं बताया गया। वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ रखा है। अभी वो क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार जो है आपके हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बताए गए हैं इंटेलिजेंस के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, लिंग्विस्टिक, यानी कि इन्होंने भाषाई बुद्धि की बात की है। देखिए भाषाई बुद्धि किसके अंतर्गत होती है, जिनकी अपने भाषा पर एक अच्छी पकड़ होती है, जैसे कि नेता हो गए, वकील हो गए। ठीक है, इसके अलावा कॉमेडियन हो गए। ये लोग क्या करते हैं, अपने शब्दों के थ्रू, ठीक है, अपने भाषा के थ्रू दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। तो इनके पास में कौन सी बुद्धि होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, यानी कि भाषाई बुद्धि होती है। इसके बाद में इन्होंने बात की लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी कि जो व्यक्ति प्रॉपर लॉजिक कर पाए, तर्क कर पाए, हर चीज़ के पीछे रीज़न खोजे। ठीक है, जैसे कि आपके अब्दुल कलाम हो गए, है ना, तो उनके पास में आपकी कौन सी बुद्धि है, लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी कि गणितीय तार्किक बुद्धि है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने बात की म्यूजिकल इंटेलिजेंस की। म्यूजिकल इंटेलिजेंस किसके अंतर्गत होगी, जिन व्यक्तियों के पास में सुर, लय, ताल का एक अच्छा संगम होता है, जैसे कि लता मंगेशकर जी हो गए, ठीक है, सोनू निगम जी हो गए। तो इन लोगों के पास में कौन सी बुद्धि है, आपकी संगीत में बुद्धि, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इंट्रापर्सनल, तो इंट्रापर्सनल का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति खुद के बारे में बता पाए, ठीक है, खुद के स्वभाव, मनोदशा के बारे में बता पाए, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है, जैसे कि आपके गौतम बुद्ध जी हो गए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, तो इंटर का मतलब भी होता है इंटरनेशनल हाईवे वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, तो जो व्यक्ति दूसरों के मनोभाव, दशा, स्वभाव के बारे में बता पाए, जैसे कि जो मनोवैज्ञानिक वगैरह होते हैं वो आपको देख करके ही बता देंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, यानी कि जो व्यक्ति दूसरों के बारे में बता पाए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस किसके अंतर्गत होती है, जिनके कि अपनी बॉडी पर एक अच्छा सा खासा कंट्रोल होता है। जैसे जो लोग सर्कस वगैरह में काम करते हैं तो वो जैसे मन करता है वैसे अपनी बॉडी को रोटेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लोग क्रिकेटर होते हैं उनके अंदर भी आपकी कौन सी होती है, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, स्पेशियल, ठीक है, यानी कि स्थानिक बुद्धि किसके अंतर्गत होती है, जिनके पास प्रॉपर स्थान की समझ की नॉलेज होती है। जैसे कि जो आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं, जो घरों के नक्शे वगैरह डिजाइन करते हैं, वो देख करके ही जमीन को बताते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ सही लगेगी। ठीक है, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है। अब देखिए यहाँ पर ये 7 ही प्रकार दे रखा है, एक और ऐड कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि प्रकृतिवादी बुद्धि, इसके बारे में भी बात की आपके हार्वर्ड गार्डनर ने। ये क्या कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के पास में प्रकृति की अच्छी समझ होती है, यानी कि कौन सी फसल कहाँ पर लगाना सही होगा, कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उन व्यक्तियों के पास में कौन सी बुद्धि होती है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, यानी कि जो लोग प्रकृति के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज रखते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखनी है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर दूसरी इमेज दिखाती हूँ। ठीक है, आप इस वाली इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है 8 प्रकार आपको दे रखा है, और ये 8 प्रकार जो है आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखने हैं। यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। ठीक है, विश्लेषणात्मक बुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर बात नहीं करते हैं, रचनात्मक बुद्धि के बारे में भी ये बात नहीं करते। ये किसकी बात करते हैं, प्रकृतिवादी कौशल, ठीक है, या फिर बुद्धि। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। व्यवहारिक बुद्धि के बारे में भी इन्होंने बात नहीं की है। इन्होंने टोटल 8 प्रकार बता रखे हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोग को यहाँ पर इमेज में भी देखा है कि कौन कौन से ये प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि कौन कौन से इन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में बात की है। तो यही 8 प्रकार आपको ध्यान रखने, यहीं से जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, कौन सा प्रकार इनके द्वारा बताया गया, कौन सा नहीं बताया गया है, हार्वर्ड गार्डनर किसके बारे में बात करते हैं। तो यही 3 से 4 बेसिक पॉइंट है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखते हैं।
अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लर्निंग डिसेबिलिटीज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स्ड है कि यहाँ से आने ही हैं। देखिए अगर हम डिसलेक्सिया की बात करें तो ये क्या होता है, एक पठन विकार होता है। ठीक है, यानी जो बच्चा होता है वो सही तरीके से शब्दों को पढ़ नहीं पाता, उसको जो शब्द होते हैं वो उल्टे पुल्टे दिखाई देते हैं। एक तरीके से बच्चों को यहाँ पर मिरर इमेज दिखाई देती है, आप यहाँ पर जो है इमेज में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिसलेक्सिया वाला बच्चा होता है उसको जो है पढ़ने में दिक्कत आती है, यानी कि पठन संबंधी आपका क्या होता है, ये विकार होता है। इसकी बात तो यहाँ पर हो नहीं रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, डिस्ग्राफिया की बात हो रही है। अगर हम डिस्ग्राफिया वाले बच्चे की बात करें, इस बच्चे को क्या होता है, लिखने में दिक्कत आती है। बच्चा जो है सही तरीके से अक्षरों को लिख नहीं पाता है, इसकी जो राइटिंग होती है वो इलिजिबल राइटिंग होती है, यानी कि पढ़ने योग्य राइटिंग नहीं होती है। तो डिस्ग्राफिया, ग्राफ से आप याद रखेंगे कि इस बच्चे को जो है लिखने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, डिस्ग्राफिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा उसको लिखने में कठिनाई आ रही है। ठीक है, डिसकैलकुलिया की अगर हम बात करें, इसके साथ साथ ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो देखिए डिसकैलकुलिया में क्या होता है, जो बच्चा होता है ये सही तरीके से कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर पाता है। ठीक है, जो गणितीय अवधारणाएं होती है, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझ नहीं पाता बच्चा, यहाँ पर उसको इसमें दिक्कत आती है। तो ये डिसकैलकुलिया वाला बच्चे का जो है लक्षण होते हैं। इसके अलावा जो ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार यानी कि ADHD जो होता है, इसमें जो बच्चा होता है उसका लंबे समय तक किसी एक ही जगह पर ध्यान टिक नहीं पाता। ठीक है, बार बार जो ध्यान होता है भटकता रहता है, कभी कुछ और करेगा कभी कुछ और करेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, डिसकैलकुलिया वाला बच्चा है, इसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, जो गणितीय अवधारणाएं होती है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये जो है डिसकैलकुलिया वाले बच्चे होते हैं। इसके अलावा अगर हम जो है ADHD वाले बच्चे की बात करें तो इसका ध्यान जो है एक जगह पर टिक ही नहीं पाता है। ठीक है, आप जो है यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेलियों का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग करके वस्तु को उठाने के लिए करता है इस प्रकार की प्रगति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, सेफलोकॉर्डल। ठीक है, प्रोग्रेशन। अब देखिए जो सेफलोकॉर्डल होता है ये क्या कहता है, विकास के जो सिद्धांत होते हैं वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। जो सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल होता है वो क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये सिर से पैर की तरफ होता है। जैसे कि जब कभी भी आप छोटे बच्चों को उठाते हैं तो पीछे हल्का सा, सिर के पीछे जो है हल्का सा आप हाथ रख करके उठाते होंगे, क्योंकि जो बच्चा होता है उसका भी अपने सिर पर कंट्रोल आया नहीं होता है, जो बिल्कुल छोटा बेबी होता है, मतलब 1 से 2 महीने का बच्चा होता है। ठीक है, धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता चला जाता है, 6 से 7 महीने का होता है, तो फिर उसका जो है धीरे धीरे अपनी बॉडी पर कंट्रोल आता है। यानी कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपना सिर संभालना सीखता है। ठीक है, तब आपको जरूरत नहीं पड़ती कि बच्चे को जो है हल्का से पीछे, सर के पीछे हाथ लगा करके उठाएं, तो बच्चा जो है अपने सिर पे कंट्रोल करना सीख गया रहता है। तो यहाँ पर बच्चे का विकास कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, यानी बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर कंट्रोल करना सीखता है। ये बात कहता है आपका सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल। ठीक है, अगर हम प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति की बात करें तो ये क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये बॉडी के सेंटर से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ होता है। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी का सेंटर क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है, हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, तो वहाँ से हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ होता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमारी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी होती है, उसका विकास होता है, फिर हमारे हृदय का विकास होता है, फिर जो हमारी भुजाएं होती हैं उनका विकास होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति, यानी जो बच्चा होता है सबसे पहले क्या करता है, पूरे अपने अंगों का यूज करके किसी कार्य को करेगा। जैसे कि छोटा बच्चा है, अगर आप उसको कोई चीज़ लाने को भी कहते हैं तो क्या करता है, पूरी की पूरी अपने हाथों का, भुजाओं का यूज करके उस चीज़ को लाता है। ठीक है, बट जब बड़ा होता चला जाता है तो अगर आप उससे वही चीज़ लाने को कहते हैं तो बच्चा अपने फिंगर्स का यूज करके भी उस चीज़ को लेकर के चला आता है। ठीक है, यहाँ पर यही कहने की कोशिश की गई कि जो बच्चा होता है सबसे पहले अपनी जो सभी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका यूज करता है, उसके बाद में जो स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, है ना, यानी जो विशिष्ट अंग होते हैं उनका भी यूज करके बच्चा किसी कार्य को करने लगता है। ठीक है, अनियमित प्रगति तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। साथ सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि सेफलोकॉर्डल में तो सिर से पैर की तरफ बात की जाती है, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो आपके ये दोनों ही ऑप्शन सही होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीधे बोला गया था कि शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करते हुए वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग करते हुए वस्तु को उठाने के लिए करता है। तो यहाँ पर देखिए आपका बी ऑप्शन भी हो सकता है और सी ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो जो आपका ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया था उसमें आपके दोनों ही ऑप्शन सही माने गए थे, तो बी और सी आपके दोनों ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अगर मेरे अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर जो है आपका सी ज़्यादा मुझे सही लग रहा है। ठीक है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। ठीक है, बाकी जो आपके ऑफिशियल आंसर की मैं आंसर दे रखा था मैंने आप लोगों को वो यहाँ पर बता दिया। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है,
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है, स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना। देखिए बिल्कुल सही बात है, जो आपकी एनसीईआरटी 2005 है वो क्या कहती है कि बच्चे की वास्तविक दुनिया से जोड़ करके चीज़ें उसको बताए जाएँ या फिर पढ़ाई जाए, ताकि बच्चा जो है उन चीज़ों से जो भी आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो रिलेट कर पाए, क्योंकि उसने अपने आसपास वही देख रखी चीज़ें, अगर आप उसका एग्जाम्पल देकर के बच्चे को बताएंगे चीज़ें, तो यहाँ पर जो बच्चा है वो चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा। तो ये बात तो जो है आपकी एनसीईआरटी कहती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, बिल्कुल सही बात है, इसकी भी बात आपकी एनसीईआरटी करती है। यानी जो एग्ज़ाम हम लेते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे एग्ज़ाम पर ही फोकस किए जा रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ रहे हैं, नहीं। अगर बच्चे के उसमें अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने के तरीके में जो है बदलाव करना पड़ेगा, या फिर हमें जो है क्लासरूम में फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, एग्जाम में फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी बात सही है, इसकी भी बात आपकी करती है एनसीईआरटी, ठीक है। जब भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात आए तो वहाँ पर एनसीईआरटी उसकी बात करती ही करती है, चाहे वो पाठ्यचर्या में फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो, क्लासरूम में फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो, या फिर आपके एग्जाम में फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी तो आपके नहीं होंगे, क्योंकि जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या रखा है, अधिगम के रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, यही बात जो है, ठीक है, इसकी बात आपकी एनसीईआरटी नहीं करती है। एनसीईआरटी कभी भी बच्चों को रटने पर जोर नहीं देती है, वो क्या कहती है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करे, यानी कि कुछ एक्टिविटी के थ्रू किसी चीज़ को सीखे, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये रटने की बात नहीं करती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछ रखा था कि एनसीईआरटी, ठीक है, 2005 के ढांचे के मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, तो यही वाला नहीं है, ठीक है। फोर्थ क्या दे रखा है आपका, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है, यानी कि टीचर सेंटर्ड क्लासरूम ना हो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करती है, यानी कि बाल केंद्रित क्लासरूम की बात करती है आपकी एनसीईआरटी। तो ये आपका यहाँ पर सही दे रखा था, क्योंकि दे रखा था पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय, ठीक है, बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना, ये भी बात आपकी सही है। तो सी ऑप्शन आपका गलत दे रखा था, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन क्या रखा है, यह एक मानकीकृत परीक्षण है, ठीक है। देखिए मानकीकृत का मतलब क्या होता है कि क्राइटेरिया फिक्स कर देना, ठीक है। जैसे कि अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा तो वहाँ पर आपको पता है कि जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको 90 नंबर लाने पड़ते हैं, वहीं पर अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 82 नंबर लाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर दिया गया है, क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, कि अगर आप जो इससे कम नंबर लाते हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, अगर आप इतना नंबर लाते हैं तो आपका एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको अपने दोस्तों से या फिर किसी अदर स्टूडेंट से कंपटीशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट का 90 नंबर है तो अपना एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया फिक्स कर दी गई है, बट जो आपका एनआरटी होता है इसमें क्राइटेरिया फिक्स होती ही नहीं है, ठीक है। इसमें जो जितना ज़्यादा नंबर ला पाएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपकी यहाँ पर मेरिट बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, मानकीकृत परीक्षण नहीं होता है, तो यही बात आपकी यहाँ पर सही हो जाएगी। पूछा ये कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो छात्र के स्कोर की तुलना इसके तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया, बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका एनआरटी होता है उसमें क्या होता है, आपको दूसरे छात्रों से अच्छा स्कोर करना पड़ता है, तुलना की जाती है वहाँ पर कि जो मेरिट है, ठीक है, वो आपके दोस्तों से बेहतर है कि नहीं, या फिर जो अदर छात्र हैं उनसे बेहतर है कि नहीं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो आपकी पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाती है। जैसे कि अगर आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया होगा या फिर बीपीएससी का एग्जाम दिया होगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी एनआरटी के अंदर ही आ जाएंगी, तो ये तो आपकी होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है, जो राष्ट्रीय मानदंड होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो मेरिट है वो बनाई जाती है, तो ये भी बात सही है, तो ये भी नहीं होगा। छात्र के प्रदर्शन के स्थापित मानदंडों की तुलना की जाती है, अभी मैंने बताया कि जो छात्र होते हैं उनसे क्या की जाती है, तुलना की जाती है कि किस छात्र का यहाँ पर बेहतर स्कोर है, ठीक है। फिर जिसका जितना नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी बात आपकी सही है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 3 बातें आपकी एनआरटी के बारे में सही दे रखी थी, एक ही गलत दे रखी थी, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कि पूछा ही था कि कौन सा जो है सत्य नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एरिक के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण में मेल खाता है? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यहीं से डायरेक्ट बन जाता है कि एरिक एरिक्सन ने किसका सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन्होंने मनोसामाजिक विकास के जो है 8 चरण बताए हैं, तो 8 चरण आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप
जो क्वेश्चन देख रहे होंगे वो यहाँ पर जो चरण है उन्हीं से रिलेट करके पूछ रखा है। ठीक है, देखिए ये जो है एरिक एरिक्सन के द्वारा बताए गए 8 चरण है। ठीक है, जो आपका होता है विश्वास बनाम अविश्वास, ये होता है जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता होता है 2 वर्ष से 4 वर्ष तक। बहुत ही मतलब इनकी बहुत जो थ्योरी है बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, अगर आप इनको कभी मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करूँगी तो बहुत ही डीपली इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि मतलब एक तरीके से बहुत ही ईजी लैंग्वेज में जो थ्योरी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो मैं इनकी जो कंप्लीट थ्योरी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। बहुत अच्छी थ्योरी है। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, पहल शक्ति बनाम दोषिता 4 वर्ष से 6 वर्ष तक, परिश्रम बनाम हीनता 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। ठीक है, अब देखिए वहाँ पर जो क्वेश्चन में बात हुई थी वो बात कर रखी थी कि 9 साल से बच्चा यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये 6 वर्ष से 12 वर्ष के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है वो 6 वर्ष तक है। ठीक है, तो 6 से 12 वर्ष के अंतर्गत ही आपका आ जाएगा 9 साल वाला बच्चा। ठीक है, जो कि आपका कक्षा 3 में था, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए ऑप्शन परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग कौन से ऑप्शन में दे रखा था। यहाँ पर दे रखा था आपका बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ए ऑप्शन तो आपका पहला वाला दे रखा था। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो इनकी थ्योरी आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ही अच्छी थ्योरी है। ठीक है, बाकी हम लोग आगे भी देख लेते हैं। अहम पहचान बनाम भूमिका संबंधी 12 वर्ष से 20 वर्ष तक होती है। ठीक है, घनिष्ठ बनाम विलग्न ये 20 वर्ष से 30 वर्ष तक होती है, और जन्नात्मक बनाम स्थिरता 30 वर्ष से 60 वर्ष तक होती है। अहम संपूर्णता बनाम निराशा 60 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक। ठीक है, यानी देखिए जो एरिक एरिक्सन है, मतलब मुझे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक लगे जिन्होंने कि पूरा मतलब मृत्यु तक की बात की है। ठीक है, वैसे तो जो बाल विकास आपका होता है इसमें जो आप जो है पढ़ते हैं किशोरावस्था तक की चीज़ें, बट यही मुझे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक दिखे जिन्होंने कि पूरा जन्म से लेकर के ठीक है मृत्यु तक की सारी चीज़ें बता रखी है कि कौन से स्टेज बच्चा जो है किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, अगर जो है बच्चा वो चीज़ें नहीं कर पाता तो उसको किस तरीके से फील होता है। ठीक है, इनकी थ्योरी मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। मैं आप लोगों के साथ में कभी डिस्कस करूँगी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक बच्चा जो एक विशेषता जैसे कि मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न बाद की उम्र में भी होगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो हमारा विकास होता है किसके कारण से होता है, हमारी हेरिडिटी और हमारे इन्वायरमेंट के कारण। यानी जितनी भी चीज़ें हम सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं, अपनी हेरिडिटी से और अपने इन्वायरमेंट से। ठीक है, हेरिडिटी तो देखिए बिल्कुल फिक्स्ड होती है, स्थिर होती है, क्योंकि ये हमें जन्मजात ही मिल जाती है कि किस तरीके का हमारा नेचर होगा। ठीक है, कितनी जो है हमारी इंटेलिजेंस होगी। इंटेलिजेंस देखिए कुछ हद तक हमारे इन्वायरमेंट से भी प्रभावित होती है। ठीक है, बट जो हमारी आँखों का कलर होता है, जो हमारे बालों का कलर होता है, ये जो है हमारी हेरिडिटी से निर्धारित होता है। इसमें हमारा इन्वायरमेंट का रोल नहीं होता है। ठीक है, वो अलग बात है कि अभी जो है कुछ लोग लेंसेज वगैरह लगा लेते हैं, तो आप इसको जो कृत्रिम तरीके से चेंज कर सकते हैं, नेचुरली इसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो आपकी आंखों का रंग आपको मिल गया वो आजीवन रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है, ये बात तो हम समझ गए कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा था वो दे रखा था कि एक जो बच्चा है वो एक विशेषता जिसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न बाद की उम्र में भी होगी, यह बयान किसके महत्व पर जोर देता है। यानी कि अगर आप बचपन से, ठीक है, अगर आपके जीन्स में ही उस तरीके की चीज़ें आ रखी हैं कि आपको बचपन से जन्मजात ही कोई जो है लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है, बोलने में दिक्कत आ रही है, तो वो चीज़ें आपके बाद के जीवन को भी इफेक्ट करेंगी। ठीक है, यानी आपको कितना भी अच्छा इन्वायरमेंट दे दिया जाए वो चीज़ें जो है आपके सुधर नहीं सकती, क्योंकि हेरिडिटी बिल्कुल फिक्स्ड होती है। अगर आप जो है जन्म से ही जन्मजात आपको कोई विकार है तो आपको कितना भी बढ़िया जो है खान पान दे दिया जाए, कितना ही बढ़िया न्यूट्रिशन वाली चीज़ें दे दी जाए, इन्वायरमेंट दे दिया जाए, वो चीज़ जो है पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, कुछ बदलाव उसमें हो सकते हैं बट पूरी तरीके से आपकी वो चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आपकी हेरिडिटी की बात हो रही है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वातावरण की यहाँ पर बात नहीं हो रही है ना। देखिए वातावरण जो होता है आपका, जैसे कि जो आपके सामाजिक विकास होते हैं उसमें इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर बच्चों को एक सही डायरेक्शन में उसका सोशलाइजेशन किया गया, जैसे कि उसके फैमिली का माहौल उसको अच्छा दिया गया, उसके जो आसपास के लोग हैं वो अच्छे हैं, तो बच्चे का जो विकास होता है वो बेहतर तरीके से होता है, बच्चा जो है एक अच्छे समाज में रहता है। ठीक है, तो उसी तरीके की चीज़ें वो एब्जॉर्ब भी करता है, चीज़ों को सीखता भी है। ठीक है, तो ये सामाजिक विकास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका इन्वायरमेंट, किस तरीके का बच्चे के सामने आप माहौल प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखिए ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। ठीक है,
कि अगर हम बात करें जीन पियाजे की, जो कि एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट माना, नन्हा वैज्ञानिक माना है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चा होता है वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेता है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है, पहली अवस्था क्या बताया कि इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज, इसी को इंद्रिय गामक अवस्था कह लीजिए या फिर संवेदीय पेशी अवस्था कह लीजिए। इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। ठीक है, कभी कभी आपसे स्टेज भी पूछ लेता है कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा जो है कितने साल तक का होता है, तो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। देखिए, इसका नाम ही है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी जो इसमें बच्चा होता है क्या करता है, अपने सेंसेस के थ्रू, ठीक है, जो उसकी ज्ञानेंद्रिय होती है उसके थ्रू जो है दुनिया की समझ बनाता है। ठीक है, इसके बाद में जो उन्होंने सेकेंड स्टेज बताई वो क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर गलत दे रखा है। ठीक है, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, यहाँ पर भी गलत दे रखा है, मतलब गलत का आपको ये ऑप्शन ही दे रखा है, तो ये तो आपका है नहीं क्योंकि ये सेकंड वाली स्टेज है। तो अगर यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज दे रखा होता है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दे रखा होता, तो ये जीन पियाजे की जो है सेकंड वाली स्टेज होती। इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है। ठीक है, थर्ड स्टेज कौन सी है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। और जो इनकी लास्ट वाली स्टेज है, जो अंतिम अवस्था है जिसके बारे में यहाँ पर पूछ रखा है, वो क्या होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसके अंदर बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। बच्चा जो है यहाँ पर जो अमूर्त चीज़ें होती है जिसको बच्चा टच एंड फील नहीं कर पाता है, उसके बारे में यहाँ पर थिंकिंग कर पाता है। तो उसका नाम ही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे अंतिम अवस्था पूछ रखी थी। ठीक है, सेकेंड अवस्था पूछती तो प्री ऑपरेशनल, फर्स्ट पूछती तो सेंसरी मोटर, अगर थर्ड पूछता तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ से कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन क्या है आपका, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीयकरण। ठीक है, देखिए जो एनसीएफ 2005 कहता है वो क्या कहता है कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा जो है गणित के बारे में नॉलेज रखे, बहुत ज़्यादा गणित को जाने। इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करें। गणितीयकरण करने का मतलब क्या होगा, जो बच्चे की डेली लाइफ है बच्चा उसमें मैथ को यूज कर पाए, जैसे कि जब वो शॉपकीपर के पास भी जाता है तो वहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह कर पाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके माइंड में चीज़ें भरे चले जा रहे हैं, उसको डेली लाइफ में बच्चा यूज ही नहीं कर पा रहा है। आप उसको बताइए कि जैसे कि आप कहीं पर सामान लेने जा रहे हो या फिर कुछ जो है खेल रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, आपका मैथ्स का यूज होता है। ठीक है, आपके जो मैथ्स है वो सारी जगह बिखरी हुई है। तो ये चीज़ अगर बच्चे को बता पाएंगे तो बच्चा हर जगह उस चीज़ को रिलेट कर पाएगा और उसको जो है मैथ यहाँ पर ईजी लगने लगेगा, क्योंकि जनरली जो है मैथ को लेकर के स्टूडेंट में डर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ एज ए टीचर के रूप में आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। यही बात कहती है आपकी एनसीएफ भी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गणित की विषय वस्तु तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, बच्चा बहुत ज़्यादा कंटेंट जाने, इससे कहीं बेहतर है कि हम उसके विचार को ही इस तरीके से डेवलप कर दें कि बच्चा जो है हर जगह से चीज़ों को सीख पाए। ठीक है, उसकी विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।